हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रामरायणी बायोलॉजी क्लासेस। रामरायणी बायोलॉजी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं प्लस टू क्लास के लिए लेक्चर लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था पार्ट 3, दैट इज़ अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हमने स्टडी किया था, जिसका जो लिंक है वो मैं आज के लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जो भी उस लेक्चर को देखना चाहता है वहाँ से उसको देख सकता है। तो आज का जो लेक्चर है दैट इज़ अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए, कि आज हम बच्चों यहाँ पर एक डिटेल्ड स्ट्रक्चर स्टडी करने जा रहे हैं, और इसमें हम ये देख लेंगे कि हमारे पास जो डीएनए या ह्यूमन बींग्स का जो डीएनए है उसकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी होती है, उसमें किस तरह से बेस पेयरिंग होती है, ठीक है ना, और उसके जो सैलिएंट फीचर्स हैं वो आज हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं कि जो करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए है वो किसने दिया। एक्चुअली व्हाट हैपन, देयर आर सो मैनी साइंटिस्ट हु हैव वर्कड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए। डीएनए के स्ट्रक्चर पे बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने अपने कार्य किए, और कार्य करने के बाद एक कंक्लूसिव जो डीएनए का स्ट्रक्चर रिपोर्ट किया गया, इट वाज फर्स्ट वर्कड आउट बाय, सबसे पहले जो वर्कआउट किया दैट इज जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। इन दोनों ने, और जो आज का जो हम डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं वो हमारे पास वाटसन क्रिक मॉडल के नाम से ही फेमस है, जो आज का डीएनए हम देखते हैं। इन 1953 इट वाज, यू कैन से, फर्स्ट टाइम वर्कड आउट बाय द, और एक एक्यूरेट स्ट्रक्चर इन दोनों ने हमें दिया, और उस स्ट्रक्चर का नाम था डबल हेलिक्स मॉडल के नाम से हम उसको जानते हैं, कि उसके दो स्ट्रैंड होते हैं और वो हेलिकली वाउंड होता है, राइट हैंडेड होता है। एंड ये जो स्ट्रक्चर है इट इज़ बेस्ड ऑन 2 मेजर इन्वेस्टिगेशंस। यहाँ पर 2 मेजर इन्वेस्टिगेशन के ऊपर ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। एक तो है यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन अबाउट द चारगफ्स रूल फॉर द बेस पेयरिंग। बेस पेयरिंग का मतलब होता है कि हमने 2 तरह के बेसिस पढ़े हैं, एक एडेनिन है और एक ग्वानिन है, ये बेसिस है। इसी तरह हमारे पास कुछ पायरिमिडिन हैं, ठीक है ना, जैसे थायमिन है, साइटोसिन है। तो इस तरह से जो इनमें बेस पेयरिंग होती है कि जो हमारे पास प्यूरिन्स है वो पायरिमिडिन के साथ जुड़ते हैं, उस पेयरिंग के बारे में कुछ रूल एंड रेगुलेशन चारगफ्स, एरविन चारगफ ने बनाए हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दूसरा है स्टडी ऑफ द एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ द डीएनए। ये 2 ऐसी मेजर इन्वेस्टिगेशंस है जिसके ऊपर वर्क किया वाटसन फ्रांसिस ने, एंड दे हैव डेवलप्ड अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए। तो सबसे पहले लेते हैं जो चारगफ्स रूल है, ये क्या कहता है, इसकी क्या इन्वेस्टिगेशंस हैं। देखिए बेटे, जो एरविन चारगफ है इन 1950 ही फार्मुलेटेड द इम्पोर्टेंट जनरलाइजेशन अबाउट द, यू कैन से, डीएनए स्ट्रक्चर, कि डीएनए स्ट्रक्चर के बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस इसने दी, और वो इंस्ट्रक्शंस ही आज की डेट में हम उसको चारगफ्स रूल के बारे में पढ़ते हैं। उन इंस्ट्रक्शंस को, उन जनरलाइजेशंस को ही हम चारगफ्स रूल्स यहाँ पर कहते हैं। अकॉर्डिंग टू विच, पहला, द प्यूरिन्स एंड द पायरिमिडिन्स आर ऑलवेज इन इक्वल अमाउंट। कि जैसे हम बात करते हैं ना एडेनिन, क्योंकि हमें पता है कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वहाँ पर ए बाइंड करता है किसके साथ, थाइमिन के साथ, और ग्वानिन ट्रिपल बॉन्डिंग के साथ बाइंड करता है साइटोसिन के साथ। ये बेस पेयरिंग डीएनए के अंदर मिलती है। ओके, दिस बेस पेयरिंग इज फाउंड इन डीएनए। तो लेकिन जो चारगफ्स रूल कहता है कि जितने प्यूरिन्स हैं उतने ही पायरिमिडिन होंगे, अमाउंट उनका बराबर होगा। कि जैसे अगर हम बात करते हैं, ये दोनों क्या है, दीज आर प्यूरिन्स, और ये दोनों क्या हैं, दीज आर पायरिमिडिन्स। तो इसलिए इनका जो अमाउंट होगा दैट इज इक्वल होगा। सेकेंड जो रूल्स है, जनरलाइजेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ एडेनिन इज ऑलवेज इक्वल टू द थाइमिन। कि यहाँ पर ये कहता है कि जितना एडेनिन होगा उतना ही थायमिन भी होगा, बराबर होगा। और आगे क्या कहता है, अमाउंट ऑफ ग्वानिन इज ऑलवेज इक्वल टू द साइटोसिन, और जितना हमारे पास ग्वानिन होगा उतना ही साइटोसिन होगा, दैट मीन्स अमाउंट इज इक्वल। आफ्टर द थर्ड जनरलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट हेयर, द बेस रेशो A+T इज कांस्टेंट फॉर स्पीसीज। कि कोई भी स्पीसीज अगर हम लेते हैं, अगर उसका डीएनए हम स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे तो वहाँ पर A+T का जो रेशियो होगा वो हमेशा कांस्टेंट आएगा, बट मे वेरी फ्रॉम वन स्पीसीज टू द अनदर। कि हम एक स्पीसीज दूसरी ले रहे हैं और एक स्पीसीज कोई अनदर ले रहे हैं, दोनों में अगर हमें डिफ्रेंशिएट करना हो तो वहाँ ये जो बेस रेशियो है वो डिफर करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक हमारे पास पैरामीटर बन गया है कि हम यहाँ से इस रेशियो को यूज कर सकते हैं टू आइडेंटिफाई द स्पीसीज। कि 2 स्पीसीज हमारे पास हैं,
अगर हमें उन्हें डिफ्रेंशिएट करना है तो हम यहाँ से इस बेस रेशियो से उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट द यू कैन से चारगफ्स रूल और यू कैन से द मेजर इन्वेस्टिगेशन ऑन विच टूडेज यू कैन से डबल हेलिकल मॉडल ऑफ DNA इज you can say focused. Now second is that is X-ray diffraction pattern कि X-ray diffraction pattern of the DNA की आज हम बात करते हैं जो सेकंड इन्वेस्टिगेशन है, ठीक है ना। देखिए बच्चों, जो डिफ्रैक्शन पैटर्न, डिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि हमारे पास क्रिस्टल है, क्रिस्टल के ऊपर हम एक्सरे को डालेंगे तो वहाँ से उसको डिफ्रैक्शन करेगा। तो हम यहाँ पर एक टेक्निक है फॉर डिटरमाइनिंग द 3D डायमेंशन स्ट्रक्चर ऑफ द लार्ज मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। इसको क्या बोलते हैं? एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के नाम से हम जानते हैं। और ये क्या हमें दिखाता है, किस तरह का रिजल्ट दिखाता है? इसमें क्या होता है कि कुछ पैटर्न बनते हैं कि जैसे हमने एक्सरे डाला क्रिस्टल के थ्रू से हम DNA को वहाँ पर देखेंगे। द पैटर्न ऑफ द आफ्टर डिफ्रैक्शन ऑफ द एक्सरे ऑब्टेन्ड थ्रू अ क्रिस्टल, कि हमें जब हमने DNA के ऊपर हमने एक्सरे डिफ्रैक्शन किया, मीन्स एक क्रिस्टल के थ्रू हमने DNA के ऊपर एक्सरेज डाला, तो वहाँ पर वो किस तरह से वहाँ पर डिफ्रैक्शन करता है। भी जो रेज हैं उस क्रिस्टल के थ्रू गई और वो DNA ने क्या कर दी? डिफ्रैक्शन कर दी। तो उसकी वजह से जो हमें पैटर्न मिलता है उसको हम क्या कहते हैं? एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ द DNA। 1953 जो मॉरिस विल्किंस है एंड रोजनेल फ्रैंकलिन है, उन्होंने क्या किया? दे टुक द एक्सरे डिफ्रैक्शन पिक्चर्स। इन्होंने, ये दो साइंटिस्ट हैं जो एक्सरे डिफ्रैक्शन पिक्चर्स इन्होंने लिया किससे लिया? ऑफ क्रिस्टलाइन DNA एंड दे कंक्लूडेड, उन्होंने कंक्लूड किया स्ट्रक्चर को कि DNA इज अ लॉन्ग मॉलिक्यूल, कि जो DNA है वो एक लॉन्ग मॉलिक्यूल है एंड कंसिस्टिंग ऑफ 2 सिमिलर स्ट्रैंड्स रनिंग इन पैरेलल, कि 2 स्ट्रैंड हैं वो पैरेलली रन करते हैं, ठीक है ना। ये इन्होंने कंक्लूड किया। हेलिकली मैनर है, वो ऐसे नहीं होते, वो ऐसे हेलिकली मैनर में होते हैं, मीन्स राइटली हेलिकल बाउंडेड होते हैं। सक्सेसिव न्यूक्लियोटाइड्स अकर्स एट इंटरवल ऑफ 0.34 नैनोमीटर, कि यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड्स लगे हुए हैं, मीन्स कि सपोज अगर हम ये बात लेते हैं कि हमारे पास ये इस तरह से हेलिकली बाउंड स्ट्रक्चर है, ये इस तरह से, तो यहाँ पर जो बेस पेयर लगे हुए हैं कि एक न्यूक्लियोटाइड A यहाँ पे लगा हुआ है और यहाँ पर T लगा हुआ, तो अगला जो कंसेस्टिव लगा होगा, मान लो यहाँ पर G लगा, ट्रिपल बॉन्ड C लगा हुआ, तो ये इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 0.34 नैनोमीटर इन्होंने बोला है, ठीक है ना। इतना यहाँ पर होता है। उसके बाद है द DNA टू हैव डायमीटर ऑफ 2 नैनोमीटर दैट 20 एंगस्ट्रॉम, कि ये होता है डायमीटर DNA का, जो कितना बोला है? 20 एंगस्ट्रॉम के लगभग बोला है। एंड मेजर एंड माइनर ग्रूव ए रेगुलर हेलिक्स विद 33.4 नैनोमीटर 34 एंगस्ट्रॉम, कि जैसे हमारे पास ये और ये 2 ग्रूव्स हैं, एक माइनर है और एक मेजर है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट इज 34 एंगस्ट्रॉम के लगभग होता है। ओके, नाउ 10 बेस पेयर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन ईच टर्न ऑफ द स्पाइरल, कि ये एक स्पाइरल है और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, मीन्स यहाँ पर जो टोटल नंबर है, ठीक है ना, बेस पेयर्स का, वो कितना होता है? 10 बेस पेयर्स आर देयर, 10 बेस पेयर होंगे, कि इसमें भी 10 होंगे, इसमें भी 10 होंगे, हर जो स्पाइरल होगा उसके अंदर 10 बेस पेयर्स आर देयर। सो विद द हेल्प ऑफ दीज इन्वेस्टिगेशंस, कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन की, किसकी हेल्प से? कि एक्सरे डिफ्रैक्शन पिक्चर से इनको पता लगा क्रिस्टलाइन ऑफ DNA से, किसको? मॉरिस विल्किंसन को, रोजनेल्ड को, फ्रैंकलिन को। इनकी इन्वेस्टिगेशन को फॉलो किया किसने? वाटसन एंड क्रिक ने, एंड दे आर एबल टू डिजाइन यू कैन से मॉडल ऑफ द DNA मॉलिक्यूल इन 1953 उन्होंने एक मॉडल को डिज़ाइन किया ऑन द बेसिस ऑफ दीज इन्वेस्टिगेशंस। और इन्होंने एक मॉडल दिया वाटसन क्रिक मॉडल ऑफ DNA, जो आज हम पढ़ते हैं, और उसको हम दूसरा नाम भी देते हैं डबल हेलिकल मॉडल ऑफ DNA, ये भी आज हम वही सेम नेम है। वाटसन एंड क्रिक अलोंग विद द विल्किंस रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन 1962। और विल्किंस ने जब ये मॉडल आया और वाटसन क्रिक ने जब एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हमें दिया, तो दोनों को इनको 1962 में नोबेल प्राइज से अवार्ड किया गया। अब बात करते हैं कि
जो डबल हेलिकल्स मॉडल है या जो वाटसन क्रिक का मॉडल है उसके जो सैलिएंट फीचर्स हैं वो क्या हैं, चलिए उनको वन बाय वन स्टडी करते हैं। नाउ सी वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए हैज़ द फॉलोइंग फीचर्स, उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जैसा कि हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बारे में हमारा जो प्रीवियस लेक्चर है वो हम पढ़ ही चुके हैं कि किस तरह से जो स्ट्रक्चर होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का, उसमें जब भी एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की बात होती है उसमें क्या मतलब हुआ कि जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ठीक है ना, वो एक फैशन में लगे होते हैं और उनके बीच में जो बॉन्डिंग है, हम ऐसा समझ लेते हैं जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है वहाँ पर जो बैकबोन है पॉलीन्यूक्लियोटाइड ये शुगर फॉस्फेट इस तरह से लगे होते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर जब एक शुगर एक फॉस्फेट के साथ जुड़ती है तो यहाँ पर एक एस्टर बॉन्ड वहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है ना, इस तरह एक एस्टर बॉन्ड यहाँ पर लगा हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर जो डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होगा यहाँ पर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड लगा होगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो एक बैकबोन हुई हमारे पास जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की वो ऐसे है, मीन्स एक शुगर एक फॉस्फेट और इसके साथ एक नाइट्रोजनस बेस ये अंदर की तरफ प्रोट्रूड होता है, ठीक है ना। और जो शुगर के और बेस पेयर के बीच में होता है वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। तो ये इस तरह का जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है इसमें दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन यहाँ पर प्रेजेंट होती है। इसका अगर आपको डिटेल स्टडी करना है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दिया जाएगा, उससे आप वहाँ पर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के स्ट्रक्चर को डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। नाउ द सेकंड फीचर इज the two chains of the DNA have anti-parallel polarity, that is 5' to 3' in one and the 3' to 5' in other. As you will be able to observe in the diagram कि एक जो चेन है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ये ऐसे इस डायरेक्शन में 5' to 3' है और दूसरी जो है 5' to 3'। तो ये क्या होगी, एंटी पैरेलल डायरेक्शन होगी है। द बैकबोन ऑफ ईच पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज मेड बाय अल्टरनेट शुगर फॉस्फेट ग्रुप्स, द नाइट्रोजनस बेसिस प्रोजेक्ट इनवर्डली। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ पर जो बैकबोन है वो शुगर फॉस्फेट लाइक दैट, और यहाँ पर जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो शुगर से ऐसे अंदर की तरफ प्रोट्रूड करते हैं इनवर्डली। जैसे यहाँ पे थायमिन आ गया और यहाँ पर आ गया हमारा ग्वानिन, तो इस तरह से अंदर की तरफ प्रोट्रूड हो रहे हैं। तो ये हमारा बैकबोन हो गया, ठीक है ना, इसका पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का, जहाँ पर शुगर फॉस्फेट ग्रुप्स जो है नाइट्रोजनस बेसिस प्रोजेक्ट इनवर्डली। नाउ फोर्थ पॉइंट फीचर, द नाइट्रोजनस बेसिस ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन फॉर्म्स ए कॉम्प्लीमेंटरी पेयर्स, जैसे एडेनिन थायमिन के साथ जुड़ता है एंड ग्वानिन साइटोसिन के साथ जुड़ता है। कि अगर सपोज हम यहाँ पर मान लें हमारे पास दो चेन हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, ठीक है ना, कि एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन तो ये है और दूसरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ये है, ठीक है ना। अगर हम मान लें यहाँ पर हमारे पास शुगर फॉस्फेट दो बैकबोन हम ले लेते हैं, शुगर फॉस्फेट फिर शुगर। तो यहाँ से जैसे सपोज ए इनवर्ड है तो जो दूसरा होगा इधर यहाँ पर शुगर होगा, इससे टी होगा, तो ये दोनों आपस में जुड़े होंगे। फिर बीच में फॉस्फेट ग्रुप, फिर शुगर आ जाएगा। फिर इधर सपोज जी है तो इधर क्या होगा, इसको फेस करेगा सी जो ट्रिपल बॉन्डिंग के साथ ऐसे जुड़ा होगा। फिर आगे फॉस्फेट बॉन्डिंग आ जाएगी, फिर शुगर आ जाएगी। इधर सपोज नाइट्रोजनस बेस थायमिन है तो इसके अपोजिट में डबल बॉन्डिंग के साथ क्या आएगा, ए। तो इस तरह से यहाँ पर बेस पेयरिंग होती है, मीन्स ए टी के साथ होता है और जी ट्रिपल बॉन्डिंग के साथ ग्वानिन के साथ साइटोसिन यहाँ पर जुड़ता है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि हमारे पास हमने ये नाइट्रोजनस बेसिस दिखाए हुए हैं और बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स यहाँ पर हमने दिखा रखे हैं, ठीक है ना। उसके बाद आता है ए लार्ज प्यूरिन ऑलवेज कम्स अपोजिट टू ए स्मॉल साइज्ड पायरिमिडिन, दिस जनरेट्स द यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन द टू स्ट्रैंड्स ऑफ द हेलिक्स। आप देख पा रहे हैं बच्चे कि यहाँ पर एक इक्वी डिस्टेंस है हर बेस पेयर में, मीन्स एक बेस पेयर ये है और एक बेस पेयर, यानी में दोनों में इक्वी डिस्टेंस है। वो कितना है, 0.34 नैनोमीटर के लगभग होता है। और हमेशा याद रखना कि जैसे एडेनिन है, एक प्यूरिन है, ये हमेशा थाइमिन के साथ पेयर करता है डबल बॉन्डिंग के साथ, और ग्वानिन है ट्रिपल बॉन्डिंग के साथ हमेशा साइटोसिन के साथ डीएनए के अंदर ये पेयरिंग करता है। नाउ नेक्स्ट फीचर इज adenine of one polynucleotide is held to thymine of the opposite chain by 2 hydrogen bonds and guanine of the one chain similarly held to the cytosine of the other chain by the 3 hydrogen bonding, जैसा कि आपको मैंने अभी बताया।
नाउ 7th पॉइंट, द डबल चेन इज कोइल्ड इन हेलिकल फैशन, द कोइलिंग इज राइट हैंडेड विच प्रोड्यूस ए माइनर एंड द मेजर ग्रूव अल्टरनेटिव। आप देख पा रहे हैं बच्चे, इस तरह से राइट हैंडेड ग्रूव है, तो यहाँ पर दो ग्रूव बन जाते हैं, एक तो मेजर ग्रूव बन गया जो कितना होता है 22 एंगस्ट्रॉम का होता है, और एक माइनर ग्रूव बन जाता है जो 12 एंगस्ट्रॉम का होता है, और एक मेजर ग्रूव और एक माइनर ग्रूव के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट इज 34 एंगस्ट्रॉम के लगभग होता है। ओके, द पिच ऑफ द हेलिक्स इज 3.4 नैनोमीटर, दैट इज 34 एंगस्ट्रॉम में जो हेलिक्स का जो ग्रूव है मेजर और माइनर ग्रूव, इस पिच, इसको पिच बोलते हैं, इट इज रफली यू कैन से 34 एंगस्ट्रॉम। एंड हर एक ग्रूव के अंदर, जैसे ये हो गया और एक हो गया, इसमें 10 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। हाउ मेनी बेस पेयर्स आर देयर? 10 बेस पेयर्स एक टर्न में प्रेजेंट होते हैं। द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट बेस पेयर इज 3.4 नैनोमीटर। जैसा आपको बताया गया है कि ये नाइट्रोजनस बेस पेयर है, ये दूसरा नाइट्रोजनस बेस एडजेसेंट है, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा 3.4 नैनोमीटर के लगभग ये होता है। नाउ लास्ट फीचर इज द प्लेन्स ऑफ द एडजेसेंट बेस पेयर स्टैक्ड ओवर वन अनदर along with the hydrogen bonds, the stacking confer the stability to the helical structure of the DNA। कि हम ये देख रहे हैं कि एक दूसरे को स्टैक्स हैं, जैसे आप देखते हैं बच्चों की एक सीढ़ी चढ़ती है ना, सीढ़ी, एक स्टैक, फिर दूसरा स्टैक, तीसरा स्टैक, और फिर ये हेलिकली बाउंड हो गया, तो इससे क्या होगा कि जो स्टेबिलिटी है डीएनए की वो और ज़्यादा कन्फर हो जाते हैं। क्यों? जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो फर्दर उसकी स्टेबिलिटी को कन्फर करते हैं। तो इस तरह से बच्चों आज हमने पढ़ा कि जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए का वो किस तरह से होता है और किस तरह से फॉर्मुलेट हुआ, और आज की डेट में जो हम डीएनए स्टडी करते हैं उसके ये सैलिएंट फीचर्स होते हैं। तो बच्चों आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर का जो हमारा रहेगा दैट इज़ अबाउट द यू कैन से द पैकेजिंग ऑफ द डीएनए हेलिक्स, क्योंकि डीएनए क्या है? एक बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर, लॉन्ग पॉलीमर है, और हम देखते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में कैसे आ जाता है। तो अगले लेक्चर में बच्चों हम ये चीज़ स्टडी करने जा रहे हैं। तो अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आप इसको इन्फॉर्मेशन को दूसरे बच्चों तक भी पहुंचा दें तो ये जो वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी जा रही है तो ये और ज़्यादा बच्चों तक पहुँच सकती है। तो बच्चों अगले लेक्चर में इंतज़ार कीजिए। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू।